जैसा कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले बहुत सारे दिनों से मैं सैलरी कैलकुलेशन के बेसिस पे बहुत ज्यादा वीडियोस बना रहा था, लेकिन वो सारी की सारी वीडियोस ओल्ड रिजीम के बेसिस पर थी, यानी कि जिस पर आपको सब कुछ दिखाना पड़ता था, डिडक्शंस वगैरह सब कुछ आपको दिखानी पड़ती थी, उसके बेसिस पे वो सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई। लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि सर न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग बताओ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको ओल्ड लेना चाहिए या फिर न्यू लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और 18 से लेकर 30 एलपी तक आपका न्यू रिजीम से लेकर कितनी सैलरी आप कैलकुलेट करके आपको मिलेगी, वो सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सैलरी के बारे में बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में फर्क क्या होता है और आपको कब किसको ऑप्ट करना चाहिए। तो इसमें मेजरली दो तरह का डिफरेंस होता है। सबसे पहला तो होता है टैक्स स्लैब्स के बेसिस पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दोनों के टैक्स स्लैब में काफी ज्यादा फर्क होता है न्यू और ओल्ड के। इसी में मैं अगर आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं तो जैसे आप 5 से लेकर 10 लाख के बीच का डिफरेंस देख रहे होंगे, तो न्यू रिजीम के केस में आपको 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ता है, और वहीं पे 7.5 से लेकर 10 लाख तक आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है। और वही ओल्ड केस की अगर मैं बात करूं, ओल्ड रिजीम की अगर मैं बात करूं, तो 5 से लेकर 10 तक आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है। उसके अलावा दूसरा जो डिफरेंस होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन से क्या होता है कि जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम होती है, जिस पर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, उसको आप कम करवा सकते हो बाय शोइंग मल्टीपल डिडक्शंस। जैसा कि एचआरए डिडक्शन शो करवा सकते हो, डिडक्शन अंडर एटीसी, एटीडी, एटीसीसीडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ज्यादा डिडक्शंस होती हैं जो कि आप क्लेम कर सकते हो ओल्ड रिजीम के अंदर। लेकिन अगर मैं न्यू रिजीम की बात करूं तो वहां पर आपको ऐसी डिडक्शन बिल्कुल भी शो करने की जरूरत नहीं होती। जितनी भी आपकी ग्रोस सैलरी होती है वही आपका टोटल टैक्सेबल इनकम बन जाता है, यानी कि उसी के बेसिस पे आपका प्रॉपर टैक्स डिडक्ट होता है। तो यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क करो या फिर प्रॉपर्ली किस तरह से क्लेम करने हैं, डिक्लेरेशन कैसे करनी है, अगर आप इन सब झंझट में नहीं जाना चाहते तो आप लोग न्यू रिजीम को चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली वो सब चीजें कर सकते हो देन ओल्ड रिजीम को जाकर चूज करिएगा, क्योंकि उस पर जब आप वो सारी की सारी चीजें क्लेम करोगे तो आपकी इन हैंड सैलरी काफी ज्यादा बढ़ के आ जाएगी एज कंपेयर टू न्यू रिजीम। तो अब बात करते हैं इन हैंड सैलरी के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको 18 एलपीए से लेकर 30 एलपीए तक के सारे इन हैंड सैलरी के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं कुछ अजम्पशंस लेकर चल रहा हूं जिनके बेसिस पे मैं ये सारी की सारी सैलरी कैलकुलेट करूंगा। जैसे कि मैं ये सारी की सारी अजम्पशंस लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले तो कोई भी आपका वेरिएबल पे नहीं होगा। उसके बाद जो भी सैलरी आपको मिलेगी वो फिक्स सैलरी होगी। उसके बाद आपको कोई भी ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिलेगा और किसी भी तरह का ईसोप आपको नहीं मिलने वाला। तो ये सारी की सारी अजम्पशंस मैं लेकर चल रहा हूं, जितनी भी मैं सैलरी यहां पर कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। अगर आप अपने नंबर्स यहां पर डालेंगे प्रॉपरली कि क्या क्या आपकी बेस सैलरी थी, क्या क्या आपका वेरिएबल कंपोनेंट था, तो प्रॉपर आप अपनी इन हैंड सैलरी निकाल सकते हो। तो अभी के केस में मैं ये सारी की सारी अजम्पशन लेकर चल रहा हूं, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज डालेंगे तो इन सब अजम्पशन को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने 18 एलपीए का पैकेज शो किया है। तो सबसे पहले जो मैंने ग्रीन वाले कंपोनेंट लिखे हैं वहां वो सारे के सारे कंपोनेंट फिक्स सैलरी में इंक्लूड होते हैं। तो वो सारा का सारा कंपोनेंट आपको मंथली बेसिस मिलेगा। देन उसके बाद वेरिएबल कंपोनेंट जो होता है या फिर वेरिएबल पे, तो इस केस में मैं 0 लेकर चल रहा हूं, लेकिन अगर आपकी कोई वैल्यू है तो वो आप यहां पर डाल सकते हैं। देन उसके बाद जितने भी बाकी के कंपोनेंट होते हैं रेड कलर में जो भी मैंने लिखे हैं, पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुइटी, हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस, वो आपको कभी भी इन हैंड सैलरी में नहीं मिलते। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया हो। तो अब बात करते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम के बारे में, यानी कि कितनी इनकम पर आपका प्रॉपर टैक्स लगेगा। तो ये न्यू रिजीम है तो इसमें आपकी किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं होगी। तो जो भी आपका टोटल ग्रोस सैलरी बनता होगा वही आपका टोटल टैक्सेबल इनकम होगा, यानी कि उस प्रॉपर जितनी भी इनकम आपकी होगी उस पर आपका प्रॉपर टैक्स डिडक्ट होगा। तो अब बात करते हैं कि उस टैक्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये सारी की सारी स्लैब्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने पे कितना डिडक्ट होगा। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है। अप टू 2.5 पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। देन उसके बाद 2.5 से लेके 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स लगेगा, जो कि कैलकुलेट होने के बाद 12,500 के अराउंड हो जाएगा। उसके बाद 5 से लेके 7.5 लाख तक आपको 10% का टैक्स लगेगा, जो कि कैलकुलेट होने के बाद 25,000 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद 7.5 से लेके 10 लाख के बीच में आपको 15% का टैक्स लगेगा, जो कि कैलकुलेट होने के बाद 37,500 रुपीज हो जाएगा। देन उसके बाद 10 से लेके 12.5 लाख तक आपको 20% का टैक्स लगेगा, जो कि कैलकुलेट होने के बाद 50,000 के अराउंड हो जाएगा।
देन उसके बाद 12.5 से लेके 15 लाख तक आपका 25% का टैक्स लगेगा, जो कि कैलकुलेट होने के बाद 62,500 रुपीज हो जाएगा। और जो बाकी का अमाउंट रह जाता है उन सब पर 30% का टैक्स लगेगा, जो कि कैलकुलेट होने के बाद 51,360 रुपीज हो जाएगा। तो इस केस में जो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम बनता है वो होता है 2,38,860 रुपीज। तो ये आपका टोटल इनकम टैक्स आ जाता है। ये सारी चीज आपकी टोटल ग्रोस सैलरी से डिडक्ट होगी और उसके अलावा पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी डिडक्ट होता है। आपके सीटीसी में शायद ये चीज मेंशन नहीं की होती, लेकिन जितना आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है उतना ही आपकी तरफ से भी वो कंट्रीब्यूशन जाता है, तो वो चीज भी आपको इन हैंड सैलरी के रूप में नहीं मिलती। तो ये दोनों चीजें आपको डिडक्ट करने की जरूरत होती है। उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स भी होते हैं जो कि आपको डिडक्ट करवाने की जरूरत होती है, जिसका अमाउंट 200 के अराउंड ही होता है। लेकिन अभी के केस में मैं वो चीज नेग्लेक्ट ही कर रहा हूं। जब आप इन सब चीजों की कैलकुलेशन करोगे, यानी कि फिक्स सैलरी जितनी भी आपकी थी, देन उसके बाद उसमें से इनकम टैक्स और पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को जब आप माइनस करोगे, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो होगा 1,12,361 रुपीज, जो कि आपको मंथली बेसिस आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर कैलकुलेशन समझ में आ गई हो। ऐसे ही आपको बाकियों के लिए भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब मैं सेम ही कैलकुलेशन 20 एलपीए के पैकेज पे करूंगा तो वो मुझे 1,21,955 रुपीज शो करेगा। देन उसके बाद अगर मैं 22 एलपीए की बात करूं, देन इट विल बी अराउंड 1,32,585 रुपीज। उसके बाद अगर मैं 24 एलपीए की बात करूं, देन इट विल बी अराउंड 1,42,178 रुपीज। उसके बाद अगर मैं 25 एलपीए की बात करूं, देन इट विल बी अराउंड 1,46,975 रुपीज। उसके बाद मैं अगर 28 एलपीए की बात करूं, देन इट विल बी अराउंड 1,61,883 रुपीज। देन उसके बाद मैं अगर 29 एलपीए की बात करूं, देन इट विल बी अराउंड 1,67,198 रुपीज। देन उसके बाद अगर मैं 30 एलपीए की बात करूं, देन इट विल बी अराउंड 1,71,995 रुपीज। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो आपने इन दी एंड की, जो मैंने आपको सबसे पहले समझाई थी, उन्हीं के बेसिस पर ही है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये सारे के सारे आपको न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग पैकेजेस मिल जाएंगे। जब आप अपनी असली वैल्यू इस सब चीजों में डालोगे तो आपको एक्यूरेट नंबर मिल जाएंगे। अभी के केस में शायद ये 1-2 हजार ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको इसी तरह से वो सारी की सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है जब भी आप न्यू रेजिम को चूज करते हो। और इसमें आप किसी भी तरह की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। जो भी आपका प्रॉपर टोटल ग्रोस सैलरी होता है उस पर ही आपका टोटल इन हैंड सैलरी कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई हो। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।